सभी साथियों नमस्कार। मैं राहुल गुदर आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एनसीईआरटी कक्षा 9 और चैप्टर नंबर ये 3 है जिसका सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं या फिर यहां से 25 प्रश्नों को देखने वाले हैं। सभी साथियों का स्वागत करता हूं भाई। और अगर आपको क्लासेस ठीक लग रही हैं तो क्लासेस को शेयर करना आपने नहीं भूलना है। बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर 3 है, कक्षा 9 है एनसीईआरटी की। According to the Central Advisory Board of Physical Education and Recreation, physical education aims at केंद्रीय परामर्श दात्री बोर्ड केंद्रीय शिक्षा शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन के अनुसार शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है केवल शारीरिक विकास, व्यक्ति का संपूर्ण विकास, केवल भावनात्मक विकास, केवल मोटर कौशल का विकास। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? हम जानते हैं कि शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य तो कई हैं, लेकिन शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य मात्र एक है और वो लक्ष्य क्या है? व्यक्ति का संपूर्ण विकास या फिर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन या फिर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट ऑफ टोटल पर्सनैलिटी या फिर ऑल राउंड डेवलपमेंट यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। ज्यादा बड़ा सेशन यहां पर हम नहीं रखेंगे, लेकिन 25 प्रश्नों को हम यहां पर देखेंगे जिससे पूरा का पूरा चैप्टर आपका कवर जो है वो हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर आप 3 मेजर डेफिनेशन देख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द वेबस्टर डिक्शनरी, अकॉर्डिंग टू कोलंबिया एनसाइक्लोपीडिया और सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन क्या कहता है? डिफाइंस फिजिकल एजुकेशन एज एन एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ टोटल पर्सनैलिटी, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टोटल पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड टू इट्स फुलफिलनेस एंड परफेक्शन इन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोटर एबिलिटी टारगेटेड बाय फिजिकल एजुकेशन। यहां पर जो शब्द पूछा जा रहा है, यहां पर जो केंद्र के अंदर बात है वो मोटर एबिलिटी है। मोटर एबिलिटी टारगेटेड बाय फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा द्वारा विकसित मोटर दक्षता में से कौन सी शामिल नहीं है? मोटर शब्द जहां भी आ जाए यानी कि गामक, जो गतिविधि करने की योग्यता है उनको कौन विकसित नहीं कर रहा है? स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, लीडरशिप और एजिलिटी। क्या यहां पर सही उत्तर होगा? मोटर एबिलिटी टारगेटेड बाय फिजिकल एजुकेशन कौन सा नहीं है? कौन सा इनमें से नहीं है? लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप किस में शामिल होगा? लीडरशिप किसके अंतर्गत आ जाएगा? सोशियोलॉजी के अंतर्गत आ जाएगा या फिर समाज शास्त्र के अंदर आ जाएगा। हाँ, डेवलप हम करेंगे, लेकिन फिजिकल एजुकेशन कई एस्पेक्ट्स में काम करेगा, कई विषयों में ये काम करेगा, तो ये समाज शास्त्र का हिस्सा है, ये मोटर एबिलिटी का हिस्सा नहीं है, ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं है। ट्रेनिंग के दौरान हम स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, एजिलिटी को डेवलप करेंगे। लीडरशिप डेवलपमेंट जो है वो समाज शास्त्रीय भाग में हम काउंट करेंगे। जैसे यहां पर ये जो बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है देखिए, शारीरिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य में शक्ति, गति, सहन शक्ति, समन्वय, लचीलापन, चपलता और संतुलन जैसी मोटर क्षमताओं का विकास करना शामिल है, क्योंकि ये विभिन्न खेलों में अच्छे प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण पहलू हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अब ये एक थोड़ा सा नया क्वेश्चन आपको जरूर नजर आएगा, ध्यान रखना है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। पीईसी फिजिकल एजुकेशन कार्ड्स मेथोडोलॉजी इन इंडिया वाज जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ। शारीरिक शिक्षा कार्ड कार्यप्रणाली भारत में किसका संयुक्त प्रयास था? यहां पर नाम आपके पास ब्रिटिश काउंसिल और मानव संसाधन मंत्रालय, डब्ल्यूएचओ और यूनेस्को, यूनिसेफ और नीति आयोग, खेल मंत्रालय और एम्स। किसके द्वारा ये योजना शुरू की गई थी या फिर किसके द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया था? किसका ये प्रयास था? तो नई बातें आपको मिलती है भाई, कहीं से भी पढ़ते हो। ये जो क्लासेस हैं वो हमारे विद्यार्थियों के लिए भी हैं, ये क्लासेस अन्य विद्यार्थियों के लिए भी है। कहीं से भी, किसी के नोट से, किसी भी किताब से आप पढ़ते हैं, अगर कोई नई जानकारी आपको ऐसी मिलती है जो आपके नोट्स में नहीं है, प्लीज आप उनको ऐड कर लीजिए। एनसीईआरटी किताब में है, सिलेबस में हो नहीं हो, कुछ भी बात हो, प्रश्न पूछे जाने की संभावना हमेशा वहां से रहेगी। यहां पर सही उत्तर क्या होगा? फिजिकल एजुकेशन कार्ड्स जो है वो किसका इनिशिएटिव था? ब्रिटिश काउंसिल और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का ये इनिशिएटिव था। है क्या चीज भाई ये? शारीरिक शिक्षा कार्ड पद्धति प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के लिए शारीरिक शिक्षा शिक्षण को समावेशी और प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई और एनसीईआरटी द्वारा भारत में विकसित एक संसाधन है। यह ब्रिटिश काउंसिल और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की एक संयुक्त पहल का परिणाम है। आपका क्वेश्चन यहां से है, अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, यूनिसेफ और यूके स्पोर्ट्स भी इसमें शामिल थे। रंगीन कार्ड शिक्षकों को खेल और गतिविधियों के संचालन के लिए विस्तृत आयु उपयुक्त निर्देश प्रदान करते हैं। छोटे छोटे कार्ड्स हैं, उनके ऊपर तस्वीरें बनी हैं
और वो फिजिकल एजुकेशन कार्ड्स उनको कहा जाता है कि उनके अंदर कोई गतिविधियां लिखी हुई है, वो कार्ड्स टीचर के पास और बच्चों को ये मदद करते हैं कि हम क्या गतिविधियां हमें करनी है, फिजिकल एजुकेशन की गतिविधियां कैसे करवानी है। साथ ही पाठ्योत्तर लिंक को एकीकृत करते हैं और आत्म मूल्यांकन को बढ़ावा देते हैं। पीईसी पद्धति का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक छात्र क्षमता का प्रवाह किए बिना विशेष रूप से डिजाइन किए गए क्षमता कार्ड के माध्यम से भाग ले, और सभी को इंक्लूड करना है। जो शिक्षा है या फिर शारीरिक शिक्षा, उसको समावेशी बनाना है, इंक्लूसिव बनाना है कि हर बच्चे को उसके अंदर पार्टिसिपेट करवाया जाए, ऐसा इसका प्रयास है, ऐसा इसका प्रयास है। और ये शुरुआत में लागू कहां से हुआ? प्रारंभिक प्राइमरी भाग से ये शुरुआत हो, उसके बाद अन्य भागों तक ये 12वीं तक ये गया है, और टीचर्स के लिए भी इसके अंदर कार्ड्स जो है वो बनाए गए हैं। यहां पर आप ये 4 स्ट्रेंड्स देख रहे हैं या फिर 4 आप भाग देख रहे हैं। ये भाग किसके हैं? जो 11वीं 12वीं जो कक्षा है उनके लिए हम जो कार्ड्स बनाएंगे या फिर उनके लिए जो प्रयास होगा, उसमें ये 4 भाग रहेंगे। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, जहां पर वो गेम्स एंड स्पोर्ट्स खेलेंगे। हेल्थ एंड फिटनेस, जहां पर वो अपने स्वास्थ्य के बारे में जागरूक होंगे, अपने हेल्थ और फिटनेस के संबंध में जागरूक होंगे। उसके अलावा हेल्थ एंड एक्टिविटी कार्ड, यहाँ पर कोई गतिविधियां उनसे करवाई जाएगी, यहाँ पर कोई स्वास्थ्य संबंधित गतिविधियां करवाई जाएगी। और यहाँ पर एक है सेवा, सोशल एम्पावरमेंट थ्रू वर्क एंड एक्शन, और यहाँ पर वो कोई ऐसा काम करेंगे जो समाज की भलाई के लिए, जैसे पौधारोपण कर दिया या कोई स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन हो गया, ये काम सेवा के अंदर किए जाएंगे। तो ये चारों के चारों काम जो है किसके अंतर्गत आएंगे? पीईसी के अंदर आएंगे, और 11वीं और 12वीं के लिए जो काम होंगे उनके अंदर ये शामिल होंगे। सारी की सारी बातें किताबों के अंदर लिखी हुई है। महत्वपूर्ण ये योजना है, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो ध्यान रखिएगा। और ये सेवा नाम जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसकी फुल फॉर्म जरूर आपने ध्यान रख लेनी है भाई। इस सेवा नाम की फुल फॉर्म आपने जरूर ध्यान रख लेनी है कि सेवा नाम की फुल फॉर्म जो है वो क्या है। Which of the following is included in mechanical aspect of physical education? शारीरिक शिक्षा के यांत्रिकी पहलुओं में क्या शामिल है? कई कई जो विषय है उनके अंदर शारीरिक शिक्षा काम कर रहा है, तो यहां पर जब मैकेनिकल एस्पेक्ट आएगा या फिर यांत्रिकी कार्य की बात होगी, तो वहां पर कौन शामिल होगा? हाइजीन और डिजीज किसके अंदर शामिल है? स्वास्थ्य शिक्षा के अंदर शामिल है। मोटिवेशन एंड एंजाइटी मैनेजमेंट किस में शामिल है? साइकोलॉजी के अंदर शामिल है। लीवर फोर्स इक्विलिब्रियम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये यांत्रिकी एस्पेक्ट के अंदर शामिल है। बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन, फिर ये किसमें शामिल हो गया? हेल्थ में शामिल हो गया। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। यह भी ध्यान रखना है कि शारीरिक शिक्षा के जो विभिन्न कार्य क्षेत्र हैं, विभिन्न जो सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ मिलकर शारीरिक शिक्षा काम करता है, तो उनके अंदर क्या क्या चीजें हम पढ़ते हैं। आपका सिलेबस बताता है आपको, लेकिन जब आप सिलेबस आपको याद करेंगे, सिलेबस को समझेंगे, जो बोर्ड ने बता रखे आपको सिलेबस को समझेंगे, तभी आप इन क्वेश्चनों को देख पाएंगे। बड़े कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, लेकिन सिलेबस को समझना है कि किस बड़ा विषय फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन के अंदर किन्सियोलॉजी भी है, फिजिकल एजुकेशन के अंदर योगा भी है, उसके अंदर रिक्रिएशन भी है, उसके अंदर एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी है, उसके अंदर मैनेजमेंट भी है, उसके अंदर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी भी है, ये तमाम, उसके अंदर हिस्ट्री भी है। ये सारे के सारे विषय उसके अंदर ही हम पढ़ते हैं। उस विषय के अंदर फिजिकल एजुकेशन, फिर नीचे वो विषय, उसके अंदर हम क्या चीजें पढ़ते हैं। तो ये संरचना का ज्ञान यहां पर पूछा आपसे जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, विच सिस्टम ऑफ द बॉडी इज लीस्ट डायरेक्टली अफेक्टेड बाय एक्सरसाइज? शरीर की किस प्रणाली का व्यायाम, किस प्रणाली पर व्यायाम का सबसे कम प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है? प्रभाव सब पे पड़ेगा। फिजिकल एजुकेशन या फिर जो हेल्थ की गतिविधियां हैं वो पूरे शरीर को प्रभावित करेंगे या फिर पूरे शरीर को आप प्रभावित करेंगे। लेकिन एक बात यहां पर आपने ध्यान रखनी है कि कुछ सिस्टम ऐसे होंगे कि जहां पर सीधा प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव नजर आएगा, और कुछ सिस्टम ऐसे होंगे जहां पर अप्रत्यक्ष प्रभाव नजर आएगा। जैसे आप यहां पर सर्कुलेटरी सिस्टम, जब आप व्यायाम करेंगे लगातार तो हार्ट का साइज बड़ा हो जाएगा, एथलेटिक हार्ट कंडीशन देखने को मिलेगी वहां पर, तो सीधा प्रभाव वहां पर पड़ रहा है। मस्कुलर सिस्टम, हाइपरट्रोफी, सीधा प्रभाव आपको देखने को वहां पर नजर आएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर सीधा प्रभाव आपको नजर नहीं आएगा। नर्वस सिस्टम के ऊपर भी आपको सीधा प्रभाव नजर आएगा। क्यों? क्योंकि न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट होता है, न्यूरो पेशी सामंजस्य की वजह से यहां भी सीधा प्रभाव आपको नजर आएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर आपको सीधा प्रभाव नजर नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स इवोल्व्ड फ्रॉम कल्चरल सर्वाइवल एक्टिविटीज लाइक हंटिंग, थ्रोइंग स्टोन एंड आर्चरी? निम्नलिखित में से कौन से खेल शिकार, पत्थर फेंकने और तीरंदाजी जैसे सांस्कृतिक गतिविधियों से विकसित हुए हैं? कबड्डी, खो खो, एथलेटिक्स एंड रेसलिंग, हॉकी एंड फुटबॉल।
हाँ, आर्चरी को यहाँ पर एक आप छोड़ सकते हैं भाई, आर्चरी को आप छोड़ सकते हैं। उसके अलावा बाकी जो गतिविधियां जैसे पत्थर को फेंकना शॉटपुट बन गया, कोई पेड़ से कोई लकड़ी को काटकर भाले के रूप में उपयोग किया, वो जेवलिन बन गया। कोई छोटे मोटे जानवर के साथ लड़ाई करना, उससे अपने आप को बचाना, वो कुश्ती बन गया। या फिर जानवर से भागना, बचकर भागना, नदी नालों के ऊपर से कूदना, वो एथलेटिक्स के अंदर लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप बन गए। तो एथलेटिक्स और रेसलिंग जो है, ये जो सर्वाइवल एक्टिविटीज थी, जो जीवित रहने के लिए पूर्व के अंदर मानव किया करता था, उसी को बाद में मनोरंजनात्मक रूप देकर खेल के अंदर तब्दील कर लिया गया। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन फोकस ऑन प्रिवेंशन ऑफ डीजनरेटिव डिजीज? शारीरिक शिक्षा का कौन सा उद्देश्य अपक्षीय रोगों की रोकथाम पर केंद्रित है? सामाजिक मानसिक विकास, मोटर क्षमताओं का विकास, आजीवन सकारात्मक स्वस्थ आदतों का विकास, या फिर सामरिक कौशलों का अधिग्रहण? एक्विजिशन ऑफ टेक्टिकल स्किल्स। अपक्षीय रोगों से आपको कौन रोकेगा? अपक्षीय रोग कौन से होते हैं कि जो समय के साथ आपके जो सेल्स, आपके टिश्यूज, आपके ऑर्गन्स डैमेज होते रहते हैं उम्र के साथ, तो वो अपक्षीय रोग, डीजनरेटिव रोग वो कहते हैं। उनकी रोकथाम कौन करेगा? आजीवन सकारात्मक स्वस्थ आदतों का विकास। अगर आप व्यायाम करेंगे, स्वस्थ हेल्दी हैबिट्स कौन से? अच्छा भोजन करना, व्यायाम करना, ये सारे के सारे हेल्दी हैबिट होंगे। स्वच्छता का ध्यान रखना, तो ये क्या आपको इन रोगों से बचाने वाले हैं, इन रोगों से आपको बचाते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं अपक्षीय रोग वे स्थिति हैं जिनमें कोशिका में निरंतर परिवर्तन के कारण उत्तक या अंग समय के साथ बदतर रूप धारण कर लेते हैं। इसके उदाहरणों में ऑस्टियोआर्थराइटिस शामिल है, जो उपास्थि को घिसकर जोड़ों को प्रभावित करता है, और अल्जाइमर और पार्किंसन जैसे न्यूरोजनरेटिव रोग जिनमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की संरचना या फिर कार्य बिगड़ जाते हैं। ये रोग अक्सर अनुवांशिक या फिर पर्यावरणीय कारकों से के संयोजन से उत्पन्न होते हैं, अक्सर उम्र से संबंधित होते हैं, और आमतौर पर इनका कोई इलाज नहीं होता। हालांकि उपचार लक्षणों को नियंत्रण कर सकते हैं। हालांकि आप बॉडी को ढंग से केयर करेंगे तो आप इनसे आप बच सकते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8, इंक्लूजन ऑफ डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट इन फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज मेनली सर्व्स द पर्पज ऑफ। दिव्यांग छात्रों को शारीरिक शिक्षा गतिविधियों में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य है कि क्यों हम दिव्यांग जो छात्र हैं उनके लिए हम अप्लाइड फिजिकल एजुकेशन नाम से अलग एक, या फिर हमारा जो विषय है उसके अंदर थोड़ा सा परिवर्तन करके अप्लाइड फिजिकल एजुकेशन नाम से हम कार्यक्रम चलाते हैं। खेलों का बोझ घटाना, संसाधनों की बर्बादी को रोकना, उन्हें सशक्त बनाना और कलंक हटाना, और प्रतियोगिता बढ़ाना। क्यों हम उनको अपने साथ इन्वॉल्व कर रहे हैं? क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं हम दिव्यांग लोगों को सामान्य लोगों के साथ? इसलिए क्योंकि हम एम्पावर करना चाहते हैं और रिड्यूसिंग स्टिग्मा, कि उनके ऊपर जो कलंक लगा हुआ है कि उनको अलग थलग देखा जाता है समाज के अंदर, वो ना देखा जाए, इसलिए उनको शामिल करना या फिर उनको भी एम्पावर करना, उनको खुद को महसूस नहीं हो कि हमें अलग समझा जाता है, फिर हमारे लिए कोई खेल नहीं है। इसलिए शारीरिक शिक्षा उनको भी क्या करती है? इंक्लूड करती है, या फिर उनके लिए भी प्रोग्राम्स, उनके लिए भी खेलों को आयोजित करवाती है। Which component does not come under biological contents of physical education? शारीरिक शिक्षा की जैविक विषय वस्तु में क्या शामिल नहीं है? इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम बिल्कुल है। श्वसन तंत्र पर व्यायाम का प्रभाव, वंशानुगति और पर्यावरण, ये भी शामिल है। आप सिलेबस को अगर याद करेंगे तो वहां पर आप बायोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन के अंदर वंशानुगत और पर्यावरण पढ़ते हैं। जोड़ों का वर्गीकरण, क्योंकि जोड़ है तो जाहिर सी बात है कि शरीर की बात हो रही है, बायोलॉजी की बात हो रही है। और तनाव प्रबंधन, ये भाग किसका है? तनाव प्रबंधन भाग किसका है? साइकोलॉजी का भाग है। ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का भाग है, या साइकोलॉजी का भाग ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन फोकस ऑन ग्रुप डायनेमिक्स, एथिक्स, कॉर्पोरेशन एंड सेल्फ स्टीम? शारीरिक शिक्षा का कौन सा पहलू समूह गतिशीलता, नैतिकता, सहयोग और आत्मसम्मान पर केंद्रित है? कहां पर इसकी बात होती है? मैकेनिकल एस्पेक्ट नहीं होती है बात, यांत्रिकी पहलू पर नहीं होती है, वहां पर हम किनेसियोलॉजी की बात करते हैं। साइको सोशल एस्पेक्ट, यहां पर हम किसकी बात करेंगे भाई? यहां पर हम इन सब की बात करेंगे। साइको सोशल, मनो सामाजिक पहलू के अंदर इसकी बात करेंगे। बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के अंदर शरीर की बात होगी। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के अंदर हम ट्रेनिंग की बात करेंगे, वहां पर हम किसकी बात करेंगे? ट्रेनिंग की बात करेंगे। विच वन इज डायरेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एनरोबिक एक्टिविटी? निम्नलिखित में कौन सा गतिविधि प्रत्यक्ष रूप से एनरोबिक है? एनरोबिक गतिविधि कौन सी है? वो गतिविधियां जो कम अवधि की हैं, उच्च तीव्रता की हैं, और जिनको करने के लिए जिस ऊर्जा का
उपयोग शरीर करता है उस ऊर्जा का निर्माण हम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में करते हैं। तो यहां पर 4 एक्टिविटीज दे रखी हैं। दौड़ना धीमी गति से, जिसको जॉगिंग कहेंगे, 100 मीटर दौड़, योग करना और 1500 मीटर तैराकी। सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सबसे कम अवधि की कौन है और सबसे अधिक इंटेंसिटी किस में लगेगी? स्प्रिंटिंग 100 मीटर्स में। स्प्रिंटिंग 100 मीटर्स में 100 मीटर दौड़ के अंदर सबसे अधिक इंटेंसिटी जो है उपयोग में ली जाएगी। तो एनरोबिक एक्टिविटी यहां पर ठीक उत्तर हो जाएगा। द पीईसी मेथोडोलॉजी वॉज फर्स्ट साइंटिफिकली ट्राइड आउट एट विच लेवल? सबसे पहले शारीरिक शिक्षा कार्ड्स पद्धति जो है वो किसके ऊपर अप्लाई की गई? सेकेंडरी, प्राइमरी, हायर सेकेंडरी और कॉलेज लेवल पर। इसके बारे में बात अभी हुई है हमारी भाई, इसके बारे में हमारी बात जो है वो अभी हुई है कि किस लेवल के ऊपर इस पद्धति को, इस मेथड को सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो किया गया था। सबसे पहले कहां पर प्रयोग किया गया? प्राइमरी स्टेज के ऊपर सबसे पहले इसको प्रयोग किया गया। Which is key reason why physical education is not satisfactorily implemented in schools? विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा के संतोषजनक क्रियान्वयन न होने का मुख्य कारण है छात्रों की कमी, इसके महत्व की सराहना का अभाव, बहुत अधिक पीरियड या फिर आसान पाठ्यक्रम। क्यों हम शारीरिक शिक्षा को स्कूलों के अंदर गणित, अंग्रेजी, विज्ञान की तरह लागू नहीं कर पा रहे हैं? अभी भी नहीं कर पा रहे हैं। और उसके पीछे प्रमुख वजह क्या है? कि लेक ऑफ एप्रिसिएशन ऑन इट्स रेलेवेंस, कि लोग अभी भी इसको उतना मूल्यवान नहीं समझते हैं। शारीरिक शिक्षा को मूल्य की बात नहीं समझते हैं कि शारीरिक शिक्षा से बच्चों का लाभ हो सकता है। जब उस जैसे गणित के बारे में वो सोचते हैं कि बहुत लाभ की चीज है, विज्ञान लाभ की चीज है, किसी भाषा का ज्ञान लाभ की चीज है, उसी तरह से जब शरीर के संबंध में ज्ञान को लाभ की चीज समझा जाएगा तो फिजिकल एजुकेशन का महत्व बढ़ेगा। शारीरिक शिक्षा में स्वस्थ शिक्षा विषय वस्तु में कौन सा सीधा जुड़ा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विद हेल्थ एजुकेशन कंटेंट्स ऑफ इन फिजिकल एजुकेशन? शारीरिक शिक्षा के अंदर स्वास्थ्य शिक्षा जो एक भाग है उसमें कौन इनमें जुड़ा नहीं है? संक्रामक रोग, संतुलित आहार, प्रेरणा तकनीक या फिर प्राथमिक उपचार। रोग, संतुलित आहार और प्राथमिक उपचार, ये तीनों के तीनों शरीर से जुड़े हुए हैं, एक साथ जुड़ाव रखते हैं या फिर एक ही जगह पर आपको पढ़ने को मिलते हैं। मोटिवेशन टेक्निक जो है ये आपके दिमाग से जुड़ी हुई बात है या फिर ये बात किससे जुड़ी हुई है? साइकोलॉजी से जुड़ी हुई बात है। तो ये साइकोलॉजी का हिस्सा है, न कि हेल्थ एजुकेशन का। क्वेश्चन नंबर 15, विच प्रिंसिपल ऑफ मोशन एक्सप्लेन्स व्हाई स्प्रिंटर्स लीन फॉरवर्ड एट द स्टार्ट ऑफ ए रेस? कौन सा गति सिद्धांत समझाता है कि धावक दौड़ शुरू करते समय आगे क्यों झुकते हैं? एक तो ये ध्यान रखना है कि भाई जब सेट पोजीशन में खिलाड़ी होता है सबसे पहले उनको कमांड दी जाती है ऑन योर मार्क। ऑन योर मार्क के अंदर आप अपने वो जो पोजीशन है, जिस लाइन के अंदर उनको दौड़ना है उस लाइन के अंदर आके वो स्टार्टिंग ब्लॉक का उपयोग करके वो बैठ जाते हैं। जब कमांड दी जाती है सेट की, तो सेट के अंदर हाथ उनके लाइन से थोड़ा सा पीछे होते हैं, जस्ट पीछे होते हैं। सारा का सारा भार कंधों के ऊपर और हाथों के ऊपर होता है और अपने हिप को वो ऊपर की तरफ उठाते हैं और वेट को आगे की तरफ छोड़ते हैं। उस समय वो अनबैलेंसिंग पोजीशन के अंदर होते हैं, संतुलन की अवस्था में वो नहीं होते हैं। तो वो काम क्यों कर रहे होते हैं? या फिर वाई स्प्रिंटर लीन फॉरवर्ड एट द स्टार्ट ऑफ रेस? लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम की वजह से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से, लीवर प्रिंसिपल की वजह से या फिर लॉ ऑफ एक्सीलरेशन की वजह से? क्यों वो आगे की तरफ झुके होते हैं? संतुलन का नियम, गुरुत्व नियम, उत्तोलक सिद्धांत या फिर त्वरण का नियम? क्यों आगे की तरफ झुके होंगे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी नियम की वजह से। वो अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो शरीर की, उसको केंद्र से वो क्या रखते हैं? बाहर की तरफ रखते हैं कि जैसे हाथों को हटाएं शरीर अपने आप आगे की तरफ चला जाएगा। शरीर अपनी तरफ आगे की तरफ चला जाएगा क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाहर की तरफ होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे की तरफ होगा। तो जैसे हाथ हटेंगे तो आपको आगे दौड़ने के लिए फोर्स जनरेट नहीं करना पड़ेगा, शरीर अपने आप आगे की तरफ दौड़ेगा। इसलिए असंतुलन की अवस्था में रखा जाता है शरीर को। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन पीईसी मेथोडोलॉजी एंड ट्रेडिशनल मेथड्स? पीईसी कार्यप्रणाली और पारंपरिक विधियों में मुख्य अंतर है। पीईसी केवल विजेताओं पर ध्यान देती है। पीईसी सभी छात्रों की समान भागीदारी सुनिश्चित करती है। पीईसी में शिक्षकों की भूमिका नहीं होती। पीईसी में कोई शिक्षण सामग्री नहीं होती। कार्ड्स हैं तो शिक्षण सामग्री है, अन्य इक्विपमेंट्स भी होंगे वहां पर। शिक्षकों की वहां पर महत्वपूर्ण भूमिका होती है और केवल विजेताओं पर ध्यान नहीं देती। सभी के सभी जो बात है, सभी को समान भागीदारी सुनिश्चित करने का मौका दिया जाता है क्योंकि इंक्लूसिव या फिर समावेशी
कार्यक्रम ये है। क्वेश्चन नंबर 17, विच कंटेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन डील्स विद लोड अडेप्टेशन एंड रिकवरी। शारीरिक शिक्षा की कौन सी विषय वस्तु लोड अडेप्टेशन और रिकवरी से संबंधित है? स्वास्थ्य शिक्षा, जैविक विषय वस्तु, प्रतिभा पहचान और प्रशिक्षण, मनोसामाजिक विषय वस्तु। कौन से विषय के अंदर आपको लोड अडेप्टेशन एंड रिकवरी के बारे में पढ़ने के लिए मिलता है? टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेनिंग के अंदर आप ये जानकारी जुटा पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सा भारत का सांस्कृतिक खेल नहीं है? खो खो, या फिर कौन सा भारत का इंडिजीनियस खेल नहीं है? कौन सा देसी खेल नहीं है, फिर भारत का खेल इनमें से नहीं है? खो खो, कबड्डी, लेजियम यहां पर लिखा हुआ है, लेजियम या फिर लेजियम लिखा हुआ है, और बेसबॉल। कौन सा खेल भारत का नहीं है? इनमें से जो खेल भारत का नहीं है वो है बेसबॉल, और ये अमेरिका का खेल है। 1839 के अंदर इसको क्या किया गया? खोजा गया। डबल डे नाम से कोई एक व्यक्ति थे, डबल डे नाम से कोई व्यक्ति थे, उन्होंने 1839 में सबसे पहले बेसबॉल को खोजा था। कौन सा सिद्धांत समझाता है कि जिम्नास्ट संतुलन बनाते समय हाथ फैलाते हैं? Which law explains why a gymnast spreads arms while balancing? कौन सा ये सिद्धांत बताता है कि बैलेंस बनाने के लिए वो अपने हाथों को खोल लेते हैं और हाथों से संतुलन को बनाते हैं? कौन सा नियम ये बताएगा? लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, लॉ ऑफ लॉ, लीवर लॉ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड इक्विलिब्रियम, या फिर लॉ ऑफ मोशन? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है कि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को शरीर के बेस के ऊपर रखना चाहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अपने अंदर रखना चाहते हैं और इससे संतुलन का निर्माण करना चाहते हैं, फिर संतुलन में बना रहना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच क्लास डज फिजिकल एजुकेशन बिकम्स ऑप्शनल इंस्टेड ऑफ कंपल्सरी? किस कक्षा में शारीरिक शिक्षा अनिवार्य न होकर वैकल्पिक हो जाती है? शारीरिक शिक्षा किस कक्षा में अनिवार्य न होकर वैकल्पिक हो जाती है? कौन सी वो कक्षा है जहां पर वो वैकल्पिक होना शुरू हो जाती है? यहां पर सही उत्तर है 11वीं और 12वीं के लिए वैकल्पिक है और अन्य सभी के लिए अनिवार्य है। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा प्राथमिक स्तर 1 से लेकर 5, उच्च प्राथमिक 6 से लेकर 8 और माध्यमिक शिक्षा माध्यमिक कक्षा 9 और 10 में एक अनिवार्य विषय है। यहाँ पर क्या है? कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में लागू है, और उच्च माध्यमिक कक्षा 11 और 12 में एक वैकल्पिक विषय के रूप में निर्धारित किया गया है। लेकिन जैसा कि आप वास्तविक व्यवहार में अनुभव कर रहे होंगे, इस विषय को अन्य मुख्य विषय के समान नहीं माना गया है। अधिकांश विद्यालय में इसे संतोषजनक ढंग से पढ़ाया नहीं जाता है, और जहां भी पढ़ाया जाता है वहां या तो खेलों के बारे में कुछ ज्ञान नहीं दिया जाता या केवल कुछ चुनिंदा छात्रों को ही पढ़ाया जाता है। ये ठीक ठीक स्थिति भारत के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 21, शारीरिक शिक्षा के यांत्रिकी और जैविक दोनों पहलुओं में कौन सा तत्व सामान्य है? यहाँ पर दो विषय लिखे हुए हैं, एक तो यांत्रिकी लिखा हुआ है मैकेनिकल, और दूसरा लिखा है जैविक बायोलॉजिकल। कोई एक ऐसा विषय वस्तु जिसको हम यहाँ इन दोनों के अंदर पढ़ लेते हैं, दोनों के अंदर पढ़ा जाता है। लीवर एंड जॉइंट्स, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, मोटिवेशन एंड एंजाइटी, कॉर्पोरेशन एंड कोहेसिवनेस। किसके अंदर? यांत्रिकी और जैविक दोनों के अंदर कोई विषय पढ़ा जाता है। सही उत्तर यहां पर क्या होगा? लीवर्स एंड जॉइंट्स। लीवर्स एंड जॉइंट्स क्यों पढ़ते हैं हम? क्योंकि जब हम जॉइंट्स को पढ़ते हैं और लीवर्स को पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि जो लीवर है, लीवर एक टॉपिक मैकेनिक्स का है, और जॉइंट्स के अंदर जॉइंट काम किसका करेगा? एक्सिस का करेगा। हड्डी काम लीवर का करेगी, और मसल जो है वो बल लगाने का काम करेगी। तो जो लीवर है या फिर जो जॉइंट्स है उनको कई बार हम मैकेनिक्स के साथ जोड़कर पढ़ते हैं, और जब हम जॉइंट्स को पढ़ रहे होते हैं तो भी हम बात किसकी कर लेते हैं? लीवर की बात कर लेते हैं। तो दोनों आपस में मिलजुल कर पढ़े जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी इज स्पेसिफिकली सोशो साइकोलॉजिकल इन नेचर? निम्नलिखित में से कौन सी गुणवत्ता विशेष रूप से सामाजिक मानसिक प्रकृति की है? स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, टीम स्पिरिट, एंड्योरेंस। अब यहां पर क्योंकि साइकोलॉजिकल आ चुका है और सोशियो आ चुका है, तो जहां पर समूह की बात होगी और जहां पर मानसिकता की बात होगी तो वो यहां पर इनमें से कौन सा होगा? टीम स्पिरिट, टीम भावना जो है वो सही उत्तर यहां पर होगा। टीम भावना यहां पर सही उत्तर होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डज पीईसी मेथोडोलॉजी प्रोवाइड इन एडिशन टू एक्टिविटीज? पैक कार्य प्रणाली गतिविधियों के अतिरिक्त क्या प्रदान करती है? विस्तृत वैज्ञानिक सिद्धांत,
शब्दावली और शिक्षण उपकरण, प्रतियोगी परीक्षाएं, चिकित्सीय जांच। क्या प्रोवाइड ये करवाती है? पीईसी। यहाँ पर ये पूरी जो क्लास हुई है इसमें पीईसी के बारे में आपने ध्यान रखना है। और दूसरा, शारीरिक शिक्षा के जो विभिन्न कार्यक्षेत्र हैं उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं वो वर्गीकरण एक जरूर आपने ध्यान रखना है, वो वर्गीकरण जरूर ध्यान रखना है। तो यहां पर सही उत्तर क्या होगा? वोकेबलरी एंड पेडागोजिकल टूल्स। क्वेश्चन नंबर 24, यदि शिक्षक केवल 11 छात्रों को नियमित रूप से क्रिकेट सिखाते हैं तो शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य के अनुसार यह है। सही बात है, क्योंकि ध्यान केवल कुशल खिलाड़ियों पर होना चाहिए। गलत है, क्योंकि सभी छात्रों की भागीदारी आवश्यक है। केवल वरिष्ठ कक्षाओं में मान्य है। 11वीं 12वीं के अंदर ये कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। पीईसी कार्य प्रणाली के अनुशंसित है कि ये ऐसी बात पीईसी मेथड के अंदर कही गई है। तो यहाँ पर क्या बात होगी भाई? ये बात बिल्कुल एकदम गलत है। सभी को पार्टिसिपेट आपने करवाना है, कुछ लोगों को पार्टिसिपेट आप नहीं करवाएंगे। सभी के स्वास्थ्य के ऊपर, फिजिकल एजुकेशन के ऊपर सभी विद्यार्थियों का समान अधिकार रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शारीरिक शिक्षा के बहुविषयक दायरे को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मल्टीडिसिप्लिनरी स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन? यह केवल शारीरिक फिटनेस में सुधार तक सीमित है, ये सीमित कर दिया। इसमें विज्ञान, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान और समाज शास्त्र से संबंधित विषय शामिल हैं। यह केवल खेल के नियमों को सीखने पर केंद्रित है। इसमें स्वास्थ्य शिक्षा और मनोविज्ञान शामिल नहीं है। क्या बात यहां पर ठीक होगी भाई? यहां पर बात क्या ठीक होगी कि ये किस किस को इंक्लूड कर लेता है? साइंस को, बायोलॉजी को, साइकोलॉजी को और सोशियोलॉजी को, हर चीज को ये समाहित कर लेता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? मल्टी डिसिप्लिनरी स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन, या फिर शारीरिक शिक्षा कई अन्य विषयों को शामिल कर लेता है, इसलिए हम इसको इस संबंध में जानते हैं। चलिए भाई, हमारी आज की जो क्लास है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। अगर विद्यार्थी कंप्लीट फिजिकल एजुकेशन कोर्स करना चाहते हैं तो वो तैयारी कर लो ऐप के ऊपर जा सकते हैं और वहाँ पर कोर्स परचेज कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप बीकानेर 27 अक्टूबर से आ सकते हैं। और बहुत जल्दी हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, बहुत जल्दी इंस्टा यहाँ पर विस्तृत जानकारी आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगी। ये जो PDF आप देख रहे हैं ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है रोज, और आप टेलीग्राम पर आकर ये PDF जो है वो ले सकते हैं। PTI@exams, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का एड्रेस है। तो आप वहां पर आ सकते हैं और ये PDF जो है वो ले सकते हैं। सभी साथियों को कक्षा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।